जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टेरिटोरियल आर्मी की, आपका सपना है टी आर्मी में जाने का, तो आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है। आज की क्लास आपकी रहेगी, जो क्लास रहने वाली है 7 नंबर की आपकी क्लास रहेगी, जिसमें कि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये आपकी 3000 प्लस वाली सीरीज़ आपको देखने को मिलेगी, जिसमें 3000 प्लस क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है भाई। और आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को मैं जो इंक्लूड किया है वो सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं उनके साथ साथ मैं एक्सप्लेन जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी मैं साथ साथ में आपको कराते हुए चलूँगा। एक वीडियो के अंदर हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 50 में से जो एक्सप्लेन होता है वो भी मैं इसी वीडियो में डिस्कस करता हूँ। 20 से 25 मिनट की आपकी वीडियो रहेगी, जिसमें हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे उसके साथ में एक्सप्लेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथ साथ में हम कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, जो भी भाई इस बार एग्ज़ाम में बैठने वाला है और जिसका सपना है इस बार वर्दी पहनने का, तो हमारे साथ जुड़ जाइए भाई। यहाँ से आप बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हो, मात्र ये बिना किसी पैसे के आप यहाँ बिल्कुल मुफ्त में तैयारी अपनी कर सकते हो। और अपना स्कोर आप खुद जब देखोगे, यहाँ से तैयारी करने के बाद खुद स्कोर लगा के देखना। फुल प्रैक्टिस सेट भी आता है आप सभी के लिए, तो वो लगा के देखना आप, और उसमें आप अपना स्कोर खुद चेक कर लेना कि हाँ क्या स्कोर आ रहा है क्या नहीं। ठीक है। जो पढ़ा रही है उससे कुछ भी बाहर नहीं पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है। अपना एक्सपीरियंस वही सब कुछ मैंने यहाँ पे एक चीज़ बहुत बारीकी से ली है, और फालतू चीज़ें कुछ नहीं होगी, सारी चीज़ें जेन्युइन होगी, जेन्युइन है, और इसकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। अगला सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें हम बात करेंगे पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग पूछा है। ठीक है। तो पाचन तंत्र से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस किए जाते हैं। तो बॉडी से रिलेटेड आपके जैसे खाना का सबसे पहले पूछा जाता है पार्ट, खाना कहाँ से स्टार्ट, जैसे आपने खाना खाया, तो सबसे पहले मैं आपको एक अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाओ। यहाँ पे छोटा भाग पूछा है, बड़ा भाग पूछा है, छोटा भाग भी पूछा जा सकता है। ठीक है। तो आपको क्या बताना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आप छोटे की बात करें तो बता रहे होगे आप मुख। ठीक है। और आपको पूरा का पूरा इसका जो प्रक्रिया होती है पाचन क्रिया की, मैं आपको बताता हूँ, उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, मुख। भोजन का जाएगा मुख से आप अंदर लोगे। नंबर 2 पे फिर जाएगा आपकी, नंबर 2 पे आपका होगा, फिर गले में जाएगा। फिर नंबर 3 पे आ जाता है, नंबर 3 पे आ जाएगा आपका ग्रास नली। नंबर 3 पे आ गया आपके ग्रास नली। नंबर 4 पे जाता है फिर लीवर। ठीक है। नंबर 4 पे आ गई लीवर या यकृत। ठीक है। इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन हो रहा है, सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन। उसके बाद नंबर 5 पे आती है आपकी बड़ी आंत। बड़ी आंत सीक्वेंस पूछा जा सकता है। तो उसके बाद फिर 6 नंबर पर आती है आपकी छोटी आंत। ठीक है। सबसे बड़ा भाग इसलिए ये होता है छोटी आंत। लास्ट में कहा जाता है भोजन छोटी आंत के अंदर। ये सीक्वेंस होता है इसका बिल्कुल। ये सीक्वेंस एकदम जेन्युइन सीक्वेंस है। इस तरीके से पाचन क्रिया की जो है कौन कौन से अंग जो है भाग लेते हैं, ये अंग भाग लेती है, 6 अंग भाग लेती है पाचन क्रिया में। ठीक है भाई। और कुछ आपका डाउट वगैरह तो नहीं रहा होगा इससे रिलेटेड, सारे यहाँ पे मैंने आपको सीक्वेंस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा भाई। सबसे कठोर पदार्थ है तो दांत का एनिमल हो जाएगा। जो दांत के अपने देखा ना दांत का जो होता है जबड़ा, वो। हृदय किस प्रकार की मांसपेशियों से बना होता है, कार्डियक मांसपेशियों से बना होता है। हृदय जो होता है, हार्ट, ये जो बना होता है वो कार्डियक मांसपेशी बोलते हैं उसको, कार्डियक मसल्स से बना होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिका सहायक होती है, प्लेटलेट्स होती है। कोशिका की बात करें तो प्लेटलेट्स बताएंगे, और प्लेटलेट्स से अगर कम हो जाती है तो आपको बॉडी में वीकनेस आ सकती है, हालत आपकी ख़राब हो सकती है, बहुत सारे सिम्टम हो सकते हैं आपकी बॉडी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं हाइपोक्सिया, इसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है। विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा टोकोफेरोल। क्या हो जाएगा, टोकोफेरोल। और विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है, विटामिन ई की कमी से होने वाली जो है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है भाई। इसकी कमी से जो होता है, एक तो बांझपन हो सकता है, बांझपन हो गया। दूसरे इसमें क्या होता है, प्रतिरोधक क्षीण हो जाती है इसमें। ठीक है। बॉडी में वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाएगी, लीवर काम करना बंद कर देगा,
बहुत ज़्यादा वीकनेस के साथ में। उसके बाद क्या होता है, जनन क्षमता में कमी हो जाएगी आपकी, जनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता वीक हो जाएगी, कमी आ जाएगी जन्म क्षमता में भाई। ठीक है, ये इसके जो होता है, इसकी वजह से जो रोग होने वाले हैं वो हो जाएंगे ये। ठीक है, और विटामिन जो होता है ये शरीर में जो है फैटी एसिड को कंट्रोल करता है, ये भी आपको नोट करना है। विटामिन जो ये होता है ये बॉडी में जो है फैटी एसिड, ये फैटी एसिड को जो है कंट्रोल करके रखता है, फैटी एसिड को कंट्रोल करता है, ये भी नोट करना आप, कंट्रोल करता है भाई कौन, विटामिन ई करता है भाई। ठीक है, और दूसरा है विटामिन जो है शरीर में जो है अंगों को सामान्य रूप से बनाए रखने में भी मदद करता है, ये इसका बेनिफिट है। ठीक है, इसके फ़ायदे पूछा जाए तो ये फ़ायदे आपको बताना है। सबसे पहले नंबर पे आपको बताना है कि ये जो है हमारे शरीर में जो है विटामिन शरीर में जो है अनेक अंगों को सामान्य रूप से बनाए रखता है, मतलब एकदम सीक्वेंस में बनाए रखने की मदद करता है। और दूसरा फैटी एसिड को जो है ये कंट्रोल करता है। ठीक है, बाकी इतना ज़्यादा नहीं पूछेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछेंगे जो पूछा जाएगा बस। अगला क्वेश्चन है विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है। विटामिन के का काम होता है रक्त का थक्का जमाना। ठीक है, विटामिन के से अगर क्वेश्चन बनता है तो यही बनेगा कि रक्त का थक्का जमाता है। उसका रासायनिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है, इसका नाम हो जाएगा फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, ठीक है, फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, ये इसका रासायनिक नाम हो जाएगा भाई। ठीक है, नोट कर लेना ये भी। और ये क्या करता है, शरीर में चोट लगने पर रक्त का जब से शरीर में कोई चोट लगती है तो उसका रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। इसका स्रोत हो जाएगा हरी सब्जी हो जाएगी। ठीक है, हरी सब्जियां हो जाएगी। इसका स्रोत जो है विटामिन के कहाँ से मिलता है, तो हरी सब्जियों से मिलता है। और सोयाबीन काफ़ी अच्छे होते हैं, सोयाबीन आप यूज कर सकते हो विटामिन के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है कान की। ठीक है, हार्मोन का स्राव किस तंत्र से होता है। हार्मोन का स्राव अंतःस्रावी तंत्र से होता है। एड्रेनलिन किस ग्रंथि से निकलता है, ये निकलता है अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। कौन सी ग्रंथि से, अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है भाई एड्रेनलिन हार्मोन्स, याद करना है, सारे इंपॉर्टेंट है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर घूमते हैं भाई, कक्षाओं के अंदर घूमते हैं। आपको मैं समझाना चाहूँगा एग्जाम्पल के तौर पे, तो समझना थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके होगी, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे कैसे घूमते हैं, तो मैं आपको बताऊँ कक्षाओं में से घूमते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमेंगे इधर, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं यहाँ। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन जो है कक्षाओं में ऐसे घूमते रहते हैं, समझ गए हो गया पैटर्न। और अंदर नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अंदर नाभिक में होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं। रासायनिक बंध होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, रासायनिक बंध होते हैं 3 प्रकार के बंध होते हैं भाई। तो भाई तीनों के नाम लिख लो। नंबर 1 पे कौन सा आता है, नंबर 1 पे आता है आपका वैद्युत संयोजक बंध। नंबर 1 पे आता है वैद्युत संयोजक बंध, तो वैद्युत संयोजक बंध होता है नंबर 1 पे भाई। नंबर 2 पे आता है सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध आता है। और नंबर 3 पे आता है, नंबर 3 पे क्या होता है भाई, नंबर 3 पे होता है उपसहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध, जक बंध। 3 प्रकार के बंद हो गए भाई आपके, तीनों के तीनों आ गए इसमें। ठीक है, ये 3 बंद होते हैं, नोट कर लेना, इनको याद करना है आपको। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आयनिक बंध किसके बीच बनता है। आयनिक बंध जो बनता है वो धातु और अधातु के बीच में बनता है। अगर आपसे पूछा जाए आयनिक बंध के बारे में तो ये कैसे बनता है, धातु और अधातु के बीच में बनता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन, सहसंयोजक बंध किसके बीच बनता है, ये धातु के अधातु के बीच में बनता है। सामान्यतः जो धातु है कैसी होती है, वो चमकदार होती है। अधातु एक ऐसी होती है, ये भंगुर होती है। हाइड्रोजन किस प्रकार का तत्व है, यह हाइड्रोजन अधातु है। ठीक है,
उसके बाद अगला क्वेश्चन, कार्बन के कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होती है? कार्बन कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक, मैं आपको समझा दूँ, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ये चारों के चारों जो है इलेक्ट्रॉन संयोजक होते हैं इसके। आप यहाँ से चारों तरफ से जोड़ सकते हो इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया का गंध कैसा होता है? तीखा होता है। अमोनियम जो है वो तीखी गैस होती है, तीखी और विषैली। उसके बाद अम्ल नीले लिटमस को कैसे बदल देता है? ये लाल में बदल देता है। अम्ल जो होते हैं, अक्षार जो होते हैं, अक्षार क्या करते हैं? अक्षार जो है इसका अपोजिट करते हैं, लाल को नीले में। लाल को जो है वो बदल देंगे नीले में। लाल लिटमस को जो है वो चेंज कर देते हैं नीले लिटमस में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का सूत्र आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है P बराबर VI, ठीक है। P क्या है? यहाँ पे आपकी शक्ति हो जाएगी, विद्युत शक्ति हो जाएगी। V आपका यहाँ पे विभवांतर हो जाएगा, विभवांतर, ठीक है, विभवांतर हो जाएगा आपका। और I यहाँ पे आपकी विद्युत धारा हो जाएगी, ठीक है, विद्युत धारा हो जाएगी। बस इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ऊष्मा किस दिशा में प्रवाहित होती है? तो ये उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होती है, ठीक है। ये उच्च से जो है वो निम्न की तरफ जाएगी, ठीक है, ऐसे उच्च से वैसे मान सकते हो आप, ठीक है, उच्च से निम्न ताप की ओर जाती है। ऊष्मा के संचरण में कितने प्रकार होते हैं? ऊष्मा के संचरण में जो है 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं? तीनों के नाम लिख लो भाई, मैं नाम लिखवा देता हूँ साथ साथ में, तीनों के नाम लिखते हुए चलेंगे। नंबर 1 पे आपका आ गया, यहाँ पे नंबर 1 पे आपका होता है चालन। ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, बस नाम पूछा जा सकता है खाली, उसके बाद अंदर से नहीं कुछ पूछा जाएगा। उसके बाद आता है फिर संवहन, चालन हो गया, संवहन हो गया, और तीसरे नंबर पर आती है विकिरण। तीसरे नंबर पे होता है विकिरण। ये तीनों के तीनों होते हैं भाई, ठीक है। ऊष्मा संचरण के 3 प्रकार होती है, ठीक है। किस तरीके से ऊष्मा की जो किस तरीके से पहुंचती है, संचरण कैसे होता है ऊष्मा का, वो 3 विधि है, इन तीनों के द्वारा होता है भाई, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आगे हम बात कर रहे हैं, संवहन किस में होता है? संवहन के बारे में अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। 3 विधि है, तो संवहन होता है द्रव और गैस में। संवहन किस में होता है? द्रव और गैस में होता है भाई। उसके बाद विकिरण किस माध्यम से नहीं गुजरता? वो कोई माध्यम के कोई माध्यम आवश्यक नहीं है, ठीक है, कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है जो आवश्यक हो। प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर अधिक होता है? वो चिकनी सतह पर ज़्यादा होता है, ठीक है। ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है? 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की चाल जल में कैसी होती है? भाई प्रकाश की चाल जो है वो निर्वात से कम होती है जल में। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसे आकर्षित करता है? ये क्या करता है? सभी वस्तुओं को जो है आकर्षित करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली कहलाता है। जो कोशिका के बाहर का आवरण होता है उसको बोला जाता है कोशिका झिल्ली। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में अतिरिक्त कौन सी संरचना होती है? तो पादप कोशिका में जो एक अलग से कौन सी संरचना होती है वो होती है कोशिका भित्ति। उनमें क्या पाया जाता है? उनमें अलग पाया जाता है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है? ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया किस गैस से होती है? ये होती है ऑक्सीजन से। कहाँ से होती है? ऑक्सीजन से होती है। पौधों में भोजन का निर्माण किस समय होता है? दिन में होता है। मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? भाई वो हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, उसकी वजह से जो है वो रक्त का जो लाल रंग है वो इसलिए होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? अगर पूछा जाए धातु का नाम तो आपको बताना है मैग्नीशियम, Mg, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, ये आपको बताना है। हिपेरिन का क्या रोल होता है? हिपेरिन क्या करता है भाई? हिपेरिन ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे क्या पता करता है हिपेरिन, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है जिसमें हम बात करेंगे, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग जो होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। और प्लाज्मा कितने % होता है? ये 55% होता है भाई। श्वेत रक्त कणिकाएं किससे रक्षा करती है? ये रोगाणु से बचाती है, ठीक है। WBC जो होती है ये हमारी जो है शरीर की रक्षा करती है, बाहर से जो भी कोई बैक्टीरिया वगैरह आते हैं उसको मारने का काम जो है ये करती है WBC।
मानव पाचन रस किस अंग से बनता है? ये पेट से बनता है, स्टमक से बनता है। पित्त रस का रंग कैसा होता है? ये हरा होता है भाई। कैसा हो जाएगा? ये हरा हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है जिसमें हम बात करेंगे आवर्त सारणी में धातुएं कहाँ पाई जाती है? बाई ओर पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? बाई ओर। उसके बाद भाई अगला क्वेश्चन है अधातुएं पूछा जा रहा है, अधातुएं कहाँ पर पाई जाती है? तो पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन बन सकता है, मैंने आपको एक बार बताया भी था, तो कोई बात नहीं, पीरियोडिक टेबल में आपको पूरी याद करा दूंगा। राइट साइड में कौन सी धातुएं है, लेफ्ट साइड में क्या पाया जाता है। तो राइट में जो है धातुएं पाई जाती है, ठीक है, और लेफ्ट साइड में आपकी जो है धातुएं होती है। निष्क्रिय गैस किस समूह में आती है? 18वें में आती है भाई। नट गैस कौन सी आती है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी। सोडियम का परमाणु क्रमांक अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप यहाँ पे क्या बता रहे होगे भाई? सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, ठीक है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी बताओगे आप? 11 और 23। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे होती है? ए माइनस पी हो जाता है आपका, ठीक है, ए माइनस पी कर दोगे आप, तो यहाँ पे आपकी द्रव्यमान संख्या में से आपका जो है ये परमाणु क्रमांक घट जाएगा। 23 में से आपके 11 घट जाएंगे और आपका आ जाएगा 12। न्यूट्रॉन की संख्या पूछा जाए तो आपको बताना है 12 हो जाएगी भाई। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? वो 12 हो जाएगी सोडियम में, ठीक है। और उसके बाद क्लोरीन का परमाणु क्रमांक आपसे पूछा जाए तो क्लोरीन का होता है 17, द्रव्यमान संख्या होती है 35, Cl 17 और 35, ठीक है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17 और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17 ही होती है। और न्यूट्रॉन की संख्या 35 में 17 घटा देना, जो आएगा वो आपका क्लोरीन में न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला है आपका कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। यहाँ पे कैल्शियम का लिखेंगे तो परमाणु क्रमांक तो हो गया 20, इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 और कैल्शियम की द्रव्यमान संख्या होती है 40। न्यूट्रॉन की संख्या 20 में जो आ जाएगी वो 20 आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? इलेक्ट्रॉन 20 में 20 है। प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन 20 में 20 ही हो जाएगी, ठीक है। प्रोटॉन पे जो है चार्ज होता है वो प्लस का चार्ज होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो माइनस का चार्ज होता है, ठीक। ये आपको याद करते हुए साथ साथ में चलना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं करा रहा हूँ सारी इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है सोने का, तो सोने में आप क्या बताओगे? तो सोने का परमाणु क्रमांक आपसे पूछा जा रहा है तो आपको बताना है कितना हो जाएगा? 79 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 79। और सोने का जो है अगर आपसे पूछा जाए सिंबल क्या होता है, ठीक है, तो आप बताओगे Au होता है। Au होता है क्या? गोल्ड, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक। उसके बाद अगला आता है चांदी। चांदी का रासायनिक प्रतीक आपसे, जैसे मैंने अभी बताया, रासायनिक प्रतीक सोने का, तो आपसे पूछा जा सकता है चीज़ें, प्रतीक, रासायनिक प्रतीक, सिंबल वगैरह आपको याद रखना है। तो यहाँ पे चांदी का पूछ लिया। चांदी का होता है Ag। Ag क्या होता है? सिल्वर, ठीक है, सिल्वर, ये आपको नोट करना है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है जस्ते का। जस्त होता है जिंक, जिसको बोलते हैं जैडन। तो जस्ते का आपसे पूछा जाए तो आप क्या बता रहे होगे? जिंक होता है जैडन, ठीक है, उस पर प्लस का चार्ज होता है जैडन पे, ठीक है। सिल्वर पे भी जो है प्लस चार्ज होता है, Ag प्लस होता है भाई, ठीक। कितने होते हैं? 3 होते हैं प्लस के, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट करे और जिसमें मैंने जो चीज़ें एक्सप्लेन करने की थी वो एक्सप्लेन करी और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो भी आपको सारे बताए। तो क्लास एकदम बेहतरीन आपके लिए ऐसे चलती रहेगी, जैसे कि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, जब तक आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास आर्मी एग्ज़ाम के लिए और डिफेंस एग्ज़ाम के लिए, नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए, नोरसेट एग्ज़ाम के लिए, सारी जितने भी बढ़िया लेवल के डिफेंस और अच्छे लेवल के एग्ज़ाम हैं जिसमें साइंस का पोर्शन अच्छे लेवल पे पूछा जाता है, तो यहाँ से आप अपना साइंस कंप्लीट कर सकते हैं। ओल्ड डिफेंस के लिए, नर्सिंग ऑफिसर के लिए यहाँ से आप अपना साइंस का पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं भाई, ठीक है। सारी क्लास एकदम जेन्युइन है, बेहतरीन है, आप लगा के देखो, उसके बाद प्रैक्टिस में लाओ और अपना जो है एग्ज़ाम उठाओ, एग्ज़ाम में जाके प्रैक्टिस लगाओ। इनकी आपको खुद पता चल जाएगा कि क्लास कितनी जेन्युइन है कितनी नहीं। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जो क्वेश्चन आपसे दिया जाए वो आपको कमेंट में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।